Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए आगे टेकअप करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने समझ लिया था कि जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है, और जैसे ही कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं वो सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाता है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपके पास स्टॉक में जो सामान पड़ा होगा, जो अनसोल्ड सामान पड़ा होगा, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर क्यों जीएसटी पे करना पड़ेगा? क्योंकि उस सामान का आप आईटीसी ले चुके हो, राइट। जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 17 सितंबर 2020 को। इस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो आपके पास जो स्टॉक 16 सितंबर को पड़ा होगा, इस स्टॉक में जो आप आईटीसी ले चुके हो उसका रिवर्सल होना है, राइट। तो अब ये सेक्शन 29, 5 और 6 बात करते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो आपको कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। The cancellation of registration shall be effective from the date to be determined by the proper officer and mentioned in the cancellation order। तो cancellation order जब proper officer issue करेगा, उस cancellation order में date mention कर देगा कि भाई इस date से आपका registration cancel है। He will direct the taxable person to pay arrears of any tax, interest, penalty, including the amount liable to be paid under section 29 सबसेक्शन 5। और उस कैंसिलेशन ऑर्डर में अगर आपके कुछ पुराने ड्यूज बाकी हैं, कुछ टैक्स का पैसा बाकी है, फीस बाकी है, पेनल्टी बाकी है, इंटरेस्ट बाकी है, तो वो उस कैंसिलेशन ऑर्डर में लिख देगा कि भाई साहब जो पुराना हिसाब आपसे बाकी है टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, ये हमें दे दो। साथ के साथ 29(5) ने जो आपको अमाउंट बताई है वो भी आप पे करो। 29(5) क्या कहता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled will have to debit the electronic credit or the cash ledger by an amount equivalent to। आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर डेबिट करना पड़ेगा। किस अमाउंट से? आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन, the output tax payable on such capital goods whichever is higher। क्या बोला उसने? उसने कहा कि भाई जब तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो तेरे पास स्टॉक में जो इनपुट्स पड़े हैं, जो इनपुट्स तेरे पास सेमी फिनिश गुड्स में पड़े हैं, जो इनपुट्स तेरे पास फिनिश गुड्स में पड़े हैं, और जो कैपिटल गुड्स तेरे पास पड़े हैं, इनका या तो तू आईटीसी रिवर्स करेगा, या इनके ऊपर जो आउटपुट टैक्स पेबल है, मतलब कि अगर इन्हें मार्केट में आज सोल्ड किया जाए, तो जो प्राइस मिले उस पे जो जीएसटी लगेगा वो अमाउंट तेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। या तो तू आईटीसी रिवर्स करेगा, या तो आउटपुट टैक्स पेबल होगा जो इन वैल्यूज पे वो पे करेगा। इन दोनों में जो भी हायर है। और ये पेमेंट कैसे होनी है? ये पेमेंट होनी है, आपको डेबिट करना पड़ेगा पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा हुआ कम तो आपको पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर, राइट। अब क्या कह रहा है आगे? अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, ITC on inputs computed proportionately on the basis of corresponding invoices on which the credit has been availed on such inputs, or the output tax payable on such goods whichever is higher। Amount of credit to be reversed in respect of capital goods or plant and machinery as per rule 44, ITC in the remaining useful life in the months of the capital goods computed on pro rata basis taking the useful life as 5 years, or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery under section 15 whichever is higher। देखिए एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं तो बातें ज्यादा क्लियर होती हैं। मान लीजिए
मान लीजिए 17th ऑफ सितंबर को हमारा रजिस्ट्रेशन जो था वो कैंसिल हो गया। 17th ऑफ सितंबर को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। 17th सितंबर 20 से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, राइट। और हमारे पास स्टॉक में सपोज करिए इनपुट्स पड़े हैं 10,000 केजी के, राइट। अब इस 10,000 केजी की जो इनवॉइस है, मतलब ये जिस इनवॉइस को रिलेट करते हैं, वो इनवॉइस जो आई थी उसमें हमारे पास जो क्वांटिटी रिसीव हुई थी वो 1 लाख की थी, और इस 1 लाख की वैल्यू जो चार्ज हुई थी वो 10 लाख की थी, और इस पे जो जीएसटी लगी थी वो 12% के हिसाब से लगी थी, 1,20,000 रुपए की, राइट। अब इस इनपुट्स की जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट पे 17 सितंबर 20 को, जो इसका मार्केट प्राइस है वो है, सपोज कर लो आप 12 रुपए पर केजी। क्लियर है? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपने जो आईटीसी लिया है या तो आपसे हम वो रिवर्स करवाएंगे, या तो जो आउटपुट टैक्स पेबल है वो रिवर्स करवाएंगे। तो आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, कोई मुझे बताएगा? सर बड़ा सिंपल है, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। ये 10,000 केजी इस 1 लाख का है, ये 1 लाख केजी में से 10,000 बचा हुआ है, तो इस 1 लाख केजी का जो आईटीसी था वो 12,000 था, राइट। तो सर आपका 10,000 केजी का कितना होगा, इजीली निकल आएगा। तो 1,20,000 को आप 1 लाख से डिवाइड करा दीजिए और 10,000 केजी से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि आपके पास आईटीसी सर निकल के आ जाएगा 12,000 रुपीज। यानी कि इस 10,000 केजी पे आपने जो आईटीसी क्लेम कर लिया था वो था 12,000 रुपए का, राइट। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है, आउटपुट टैक्स पेबल, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना होता तो आप ये माल मार्केट में बेचते, और कितने में बेचते? सर ये 12 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आती 1,20,000, और इस पे जो जीएसटी पेबल निकलता सर वो 1,20,000 रुपए का 12% निकलता, यानी कि 14,400 का निकलता, राइट। तो अब आपको जो रिवर्सल करना है वो या तो 12,000 रुपए का करना है या तो 14,400 रुपए का करना है, विच एवर इज हायर। तो रिवर्सल सर कितना होगा? रिवर्सल कितना होगा? सर बड़ा आसान है, रिवर्सल जो है वो 14,400 रुपीज का होगा, कोई शक ही नहीं है सर इसमें। क्लियर? और कैपिटल गुड मान लो अगर आपके पास है, इसी में सपोज करो कि आपने एक मशीनरी परचेस करी थी, एक 10/2019 को आपने एक मशीनरी परचेस करी थी 1/10/2019 को, जिसका वैल्यू था सर 20 लाख रुपए, और इस पे जो जीएसटी सर लगी थी वो लगी थी एट द रेट ऑफ 18%, यानी कि 3,60,000 रुपए, राइट। अब आज 17 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, और आज इसका जो मार्केट वैल्यू है, मशीन का, सपोज कर लीजिए वो है 10 लाख रुपए, यहां थोड़ा बढ़ा देते हैं, 12 लाख रुपए कर लेते हैं। इस मशीन का जो वैल्यू है सर वो है 12 लाख रुपए, राइट। तो अब कह रहा है कि रिवर्सल कैसे होगा कैपिटल गुड्स का, तो कैपिटल गुड्स का रिवर्सल के लिए बोल रहा है सर रूल नंबर 44 लगाओ। रूल नंबर 44 आपको क्या बोलता है? आईटीसी जो रिमेनिंग लाइफ का है वो रिवर्स करो, आईटीसी जो रिमेनिंग लाइफ का है वो रिवर्स करो। आपकी टोटल लाइफ कितनी होती है? सर हमारी जो टोटल लाइफ होती है कैपिटल गुड्स की वो होती है 60 मंथ की। अब जरा ये बताओ कि तुमने इस मशीन को कितना यूज किया? सर हमने ये मशीन अक्टूबर 19 में खरीदी थी, ये मशीन हमने
अक्टूबर 19 में खरीदी थी और 17 सितंबर 20 को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, यानी कि इस मशीन को हमने अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11 महीने और 17 दिन यूज किया है सर। 11 मंथ एंड 17 डेज यूज कर लिया है, यानी कि सर इसकी जो रिमेनिंग लाइफ हमारे पास बची है वो बची है सर 48 मंथ्स एंड 13 डेज की। हमारे पास जो रिमेनिंग लाइफ बची है वो बची है 48 मंथ एंड 13 डेज की। अब रूल 34 कहता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ लाइफ है उसे आप इग्नोर कर दो, यानी कि जो रिवर्सल होना है वो 48 मंथ का होना है, राइट। तो आपका जो रिमेनिंग लाइफ का आईटीसी है, आपका जो रिमेनिंग लाइफ का आईटीसी है मेरे बच्चे, वो आएगा 3,60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 48 मंथ। क्लियर। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सर? इसको आप सॉल्व करोगे तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 48, राइट। तो इसे अगर आपने सॉल्व किया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 48, 2,88,000। तो या तो आपको 2,88,000 रिवर्स करना है, या तो जो आउटपुट टैक्स पेबल है, आउटपुट टैक्स पेबल कितना है सर? इसकी मार्केट में कीमत 12 लाख रुपए की है और जीएसटी का रेट 18% का है। 12 लाख का अगर आप 18% सर करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा सर 2,16,000 रुपए। तो आपको जो रिवर्सल करना है वो इन दोनों में जो हायर है उसका करना है। या तो 288 का रिवर्सल होगा या तो 2,16,000 का रिवर्सल होगा। सर साफ नजर आ रहा है कि जो रिवर्सल होना है वो होना है 2,88,000 रुपीज का। क्लियर। अदर पॉइंट्स क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपके डाउट लेते हैं। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन will not affect the liability of the registered person to pay the tax and other dues under the act for any period prior to the date of cancellation। क्या बोला उसने? उसने कहा देख भाई तेरा रजिस्ट्रेशन आज कैंसिल हो गया है, राइट। 17 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। अब तुम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, अब तुम टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। लेकिन एक बात सुनो कान खोल के, ठीक है, जो भी कांड तुमने 17/9 से पहले किए हैं, जो भी कांड तुमने 17/9 से पहले किए हैं उसके लिए तुम अभी भी लायबल हो। बात समझ में आया? मतलब अगर तुमने इससे पहले कोई चोरी करी है और वो असेसमेंट में पकड़ी गई तो तुम ये बात बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ लोगे कि भैया मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मैं तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं और जीएसटी में तो लिखा है कि सर टैक्सेबल पर्सन टैक्स देगा। ना बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तुमको हम उस चीज के लिए लायबल बना रहे हैं जिस चीज के लिए तुम पहले रजिस्टर्ड थे, तब तुम टैक्सेबल पर्सन थे, राइट। तो तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई लायबिलिटी आता है जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से पहले को बिलोंग करता है, भले वो लायबिलिटी टू पे यहां पर अराइज हो रहा है, भले वो लायबिलिटी टू पे यहां पर अराइज हो रहा है, तुम उसके लिए आज भी लायबल हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि 17 सितंबर के बाद हम लायबल हो? भाई ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट यहां शुरू हुआ हो लेकिन खत्म यहां हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट शुरू ही 17 सितंबर के बाद हुआ हो। भाई गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आपकी फाइल बाद में भी खोल सकती है। तो आपकी फाइल अगर बाद में खुली, आपकी चोरी अगर बाद में पकड़ में आई तो बाद में भी आपको लायबल ठहराया जा सकता है, राइट। अगला पॉइंट क्या कहता है? द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर either SGST or UTGST shall be deemed to be the cancellation of registration under the CGST। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन आप स्टेट में लेते हो, स्टेट में रजिस्ट्रेशन मिलता है मतलब कि सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। सिमिलरली अगर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आपका सेंट्रल का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। Once the registration is cancelled by the tax authority, the taxpayer will be intimated about the same via SMS and email। Order of cancellation of registration will be issued and intimated to the primary authorized signatory by the emails and SMS। ठीक है,
taxpayer would not be allowed to file the return for the period after the date of cancellation mentioned in the cancellation order. However, he can submit the returns of the earlier period, that is for the period before the date of cancellation mentioned in the cancellation order for which the registration was active. Right? तो 17 सितंबर से पहले की अगर कोई रिटर्न है, 17 सितंबर से पहले की कोई रिटर्न है, वो आप 17 सितंबर के बाद फाइल कर सकते हो, लेकिन 17 सितंबर के बाद की अगर कोई रिटर्न है तो वो फाइल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो। अगर आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो तो आपकी सप्लाई पे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होती होगी, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होती होगी तो जीएसटी कलेक्ट नहीं होती होगी, जीएसटी कलेक्ट नहीं होती होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने की जरूरत भी नहीं है। तो 17 सितंबर से पहले की अगर कोई रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट 17 सितंबर के बाद आती है, या फिर आपने उससे पहले का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो उसे 17 सितंबर के बाद भी फाइल कर सकते हो। लेकिन कोई भी सप्लाई अगर तुमने 17 सितंबर के बाद करी है, उसका रिटर्न तुम्हें फाइल करने का जरूरत नहीं है। राइट? अगला पॉइंट क्या कहता है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 30। यहां पर आने से पहले इस पूरे प्रोसीजर पे जो अभी हमने पढ़ा, अमाउंट टू बी पेड ऑन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए मेरे से। सेक्शन 30 स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 29, 5 एंड 6 में अगर किसी को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या कहते हैं आप लोग? सेक्शन नंबर 30 बिल्कुल प्रोसीजरल है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, where the registration of a person is cancelled so motu by the proper officer, such registered person may apply for the revocation of the cancellation to such PO within 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और उसने कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया है, तो कहता है कि जब तुम्हें कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व होगा, वहां से 30 दिन के अंदर तुम एक एप्लीकेशन डाल सकते हो और इस एप्लीकेशन में तुम रिवोकेशन की बात करोगे। कौन से रिवोकेशन की बात करोगे? आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर की बात करोगे कि भाई जो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया है हमारे रजिस्ट्रेशन का, उसी को रिवोक कर दो। रिवोक कर दो मतलब सर रद्द कर दो, ठीक है ना। इफ द पीओ इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, he may revoke the cancellation of registration by an order within 30 days of the receipt of the application and communicate the same to the applicant। भाई ऑब्वियस है कि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो इसमें आप रीजंस भी बताएंगे, आप इसमें क्लैरिफिकेशंस देंगे कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए था। और अगर आपके ये रीजंस और क्लैरिफिकेशन से हमारा प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, अगर ये रीजंस और क्लैरिफिकेशन सेटिस्फाई कर देते हैं प्रॉपर ऑफिसर को, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर? रिवोकेशन का ऑर्डर पास करेगा। रिवोकेशन का ऑर्डर पास कर देगा 30 डेज के अंदर। सिंपल। तो पहले आपको 30 दिन के अंदर क्या करना है? रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी है। उस एप्लीकेशन में रीजंस और क्लैरिफिकेशंस दे देने हैं, सर ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, मेरे मालिक आपसे गलती हो गई है, आप इस गलती को प्लीज सुधार लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपके ये रीजंस, आपके ये क्लैरिफिकेशन पीओ को समझ में आते हैं तो पीओ 30 डेज के अंदर सर क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें लिखेगा कि मैंने जो पहले कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया है मैं उसे रिवोक कर रहा हूं, रद्द कर रहा हूं, यानी कि यह पर्सन अभी भी रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अदरवाइज अगर उसे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, ही मे रिजेक्ट द रिवोकेशन एप्लीकेशन। हाउएवर, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन he has to first issue the SCN, show cause notice, to the applicant who shall furnish the clarification within 7 working days of the service of SCN। The PO shall dispose the application, accept or reject the same within 30 days of the receipt of clarification। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर अगर PO को आपकी बात समझ में नहीं आई, PO सेटिस्फाई नहीं हुआ, नो,
यहां पर यस करते हैं, यहां पर नो किया। तो अगर नो है तो वो आपको शो कॉज नोटिस देगा कि भाई तेरी मैं इस एप्लीकेशन को, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन को क्यों रद्द ना करूं, मुझे इसका रीजन दे। आपको इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना है 7 डेज के अंदर, और अगर आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाई हो गया, यस, तो फिर वो रिवोक कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, राइट। और ये कार्यक्रम कितने दिन के अंदर होगा सर, ये कार्यक्रम भी 30 डेज के अंदर ही होगा। क्लियर, दिस इज सेक्शन नंबर 30 फॉर यू, बिल्कुल बेसिक सा, प्रोसीजरल सा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एल्स हम लोग आगे बढ़े, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करें और हमारा चैप्टर ओवर। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे आते हैं। Does the cancellation of registration impose any tax obligation on the person whose registration is so cancelled? Discussed। बताओ, क्या कैंसिलेशन के वक्त कोई टैक्स ऑब्लिगेशन रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर आती है कि नहीं आती है? सर आज की क्लास का पहला टॉपिक यही था, सेक्शन 29(5), कि आपके पास स्टॉक में जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स इन WIP हैं, इनपुट्स इन फिनिश गुड्स हैं, और जो कैपिटल गुड्स हैं, उनका जो ITC आप ले चुके हो या फिर उनका आउटपुट टैक्स जो पेबल है, इन दोनों में जो भी हायर है वो आपको पे करना है। अब सर इसमें हमें क्या लिखना होगा बच्चों, आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन जो पढ़ाया गया था, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो पढ़ाया गया था यहां से लेकर यहां तक, ये चीज आपको इसके अंदर कोट करनी पड़ेगी, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। मतलब इसमें तुम्हें रूल 44 का जिक्र भी देना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स का जो ITC रिवर्स करना है वो एज पर रूल नंबर 44 करना है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संगम लिमिटेड ऑब्टेन्स द रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट। He asked his tax manager to pay taxes on quarterly basis. He asked his tax manager to pay taxes on quarterly basis. However, Sangam Limited tax manager advised the company to pay the taxes on monthly basis. You are required to examine the validity of the advice given by the tax manager. देखिए, अभी आप लोगों ने रिटर्न वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, पर मैं उसकी एक ग्लिम्स आपको देना चाहूंगा। जीएसटी के अंदर आपको जो टैक्सेस पे करने होते हैं वो आपको मंथली ही पे करने होते हैं। दैट मीन्स कि जो अप्रैल की टैक्स लाइबिलिटी है आपकी, जो अप्रैल की टैक्स लाइबिलिटी है, इसे आप कब पे करोगे? इसे आप 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि मई तक पे करोगे। एंड द सेम वेज मई मंथ की लाइबिलिटी आप 20th जून, जून की लाइबिलिटी आप 20th ऑफ जुलाई को पे करोगे। और रिटर्न्स जो फाइल करनी होती है जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर जो रिटर्न्स फाइल करनी होती है वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस है। अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा। रिटर्न्स जो होती हैं वो दो तरीके से जाती हैं, या तो रिटर्न क्वार्टरली जाती है या तो रिटर्न जो है वो मंथली जाती है, राइट। तो टैक्सेस हमेशा हमें गवर्नमेंट को मंथली पे करने होते हैं, लेकिन जो रिटर्न होती है उसे अपन क्या कर सकते हैं, उसे अपन क्वार्टरली या फिर मंथली फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। अब ये मंथली जब पे होता है तो किसके थ्रू पे होता है? सर एक रिटर्न जाती है GSTR3B, इसका जिक्र सेक्शन 16 में आया था। तो अपन क्या करते हैं, GSTR3B फाइल करते हैं मंथली, GSTR3B फाइल करते हैं मंथली, और इसी के साथ गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, टैक्सेस भी पे कर देते हैं। तो कंपनी जो कह रही है कि भैया टैक्सेस क्वार्टरली दो, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम क्वार्टरली दो या मंथली दो। तो जो टैक्स मैनेजर कह रहा है कि भाई जो टैक्सेस है वो मंथली जाते हैं, मंथली ही जाएंगे, टैक्स मैनेजर बिल्कुल सही कह रहा है। कंपनी की जो इच्छा है उसे दरकिनार किया जाएगा। मिस्टर आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात ऑफन पार्टिसिपेट
in the jewelry exhibition at a trade fair in Delhi, which is organized every year in the month of Feb. Mr. Akash Malhotra applied for registration in Jan. The PO demanded an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of Mr. Akash Malhotra. You are required to examine whether any advance tax is to be paid by Mr. Akash Malhotra at the time of obtaining the registration. बताइए किसकी बात हो रही है ये? सर यहां पर जो बात हो रही है वो समझ में आ रहा है कुछ ऐसा कि ये जो आकाश बाबू हैं ये गुजरात के हैं, ये दिल्ली आ रहे हैं ट्रेड फेयर में, और ऐसा ये हर साल करते हैं, और फेब मंथ में ये ट्रेड फेयर लगता है, फेब मंथ में ये दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि भैया ऐसा है कि तुम्हें कम से कम 5 डेज प्रायर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो क्वेश्चन फिलहाल बता नहीं रहा है कि उसने कब रजिस्ट्रेशन लिया है, जैन में लिया है, कौन सी डेट को लिया है ये नहीं बता रहा है, लेकिन अपन ये मान लेते हैं कि उसने 5 डेज प्रायर रजिस्ट्रेशन सीख कर लिया है। साथ के साथ गवर्नमेंट कहती है कि बाबू तुम्हें एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। सर ऐसी बातें हमने कहां पढ़ी थी? ऐसी बातें हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन के वक्त और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन के वक्त पढ़ी थी। तो यहां पर जो ये आकाश हैं वो सीटीपी हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है दिल्ली में। तो जब वो दिल्ली आएंगे एज अ सीटीपी अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे तो कम से कम 5 दिन पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और दूसरा उन्हें गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी पे एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो नहीं मांगा, अगर तुम चाहो तो वो भी एग्जामिनर को दे सकते हो कि मिस्टर ए को जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो मैक्सिमम दिल्ली में 90 दिन का मिलेगा, और अगर ये चाहें तो एक्सटेंशन भी सीख कर सकते हैं, और वो एक्सटेंशन भी कितने पीरियड का होगा? 90 डेज का होगा। अगर ये एक्सटेंशन सीख करते हैं तो उस एक्सटेंडेड पीरियड का भी इन्हें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो अब आप इसमें करोगे क्या? सर इसमें पहले आप पूरे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करोगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन को पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि सीटीपी होता कौन है और सीटीपी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन दोगे, फैक्ट्स बताओगे, और फिर आप कंक्लूजन दोगे। तो यहां पे कंक्लूजन हमारा क्या आएगा कि सर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट चाह रही है एडवांस में टैक्स लेना वो बिल्कुल सही चाह रही है। मिस्टर आकाश को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। The aggregate turnover of Ganesh Limited engaged in taxable supply of service in the state of Punjab exceeded rupees 20 lakh on 25th August 29. It applies for the registration on 19th September 2019, right? And he is granted the registration on 29th September 19. तो सर इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड किया है 20 लाख को ऑन 25th August 19। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है ऑन 19th September 19, और इन्हें रजिस्ट्रेशन सर ग्रांट किया गया है ऑन 29th September 19। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि सर अगर हम विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं, विद इन 30 डेज अगर अपन अप्लाई कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वो दिन मान लिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, डे ऑन बिकमिंग लायबल, उसी दिन आपको रजिस्टर्ड मान लिया जाता है। तो जरा देख के बताओ क्या इन्होंने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया? क्या इन्होंने 30 डेज के अंदर अप्लाई किया? अगर आप यहां पर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 26 या 27 डेज आएंगे, आप एक्चुअल निकाल लेना। 26-27 दिन के अंदर इन्होंने अप्लाई कर दिया, मतलब विद इन 30 डेज इन्होंने अप्लाई कर दिया।
और जब आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाता है जिस दिन आप लायबल हुए थे, यानी कि 25 अगस्त 19 को मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो गए हो। Will your answer be different if in the above scenario Ganesh submits the application for registration on 27th September 19 and he is granted the registration on 5th October 19? तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, if registration is applied on 27th September 19, that is after 30 days, तो इस केस में आपको रजिस्टर्ड कब माना जाएगा? इस देश में आपको रजिस्टर कंसीडर किया जाएगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है 5 अक्टूबर 2019 को। तो इस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो निकलेगी वो निकलेगी 5 अक्टूबर 19। तो 30 डेज के अंदर करते हो तो जिस दिन आप लायबल हुए थे, 30 डेज के बाद करते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई थी। Question number 5. LP Limited obtains registration for paying taxes under Section 9 of the CGST Act. He asked his tax manager to pay the taxes on the quarterly basis. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। What is the difference between casual and non-resident taxable person? CTP और NRTP की डेफिनेशन लिखनी है, लिख लोगे। तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग corrugated boxes in Andhra Pradesh on 25th Jan 19. On 6th May 19, his aggregate turnover exceeded rupees 10 lakh and on 1st 11/19 its aggregate turnover exceeded rupees 20 lakh. It applied for registration on 28 November 19 and is granted registration certificate on 5th December 19. Determine the effective date of registration elaborating the relevant provisions. बताओ भाई, तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि आंध्र प्रदेश में है, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। हमारे पास 3 थ्रेशोल्ड लिमिट चलती हैं गुड्स के लिए। एक हमारे पास 40 लाख की लिमिट है, एक हमारे पास 20 लाख की लिमिट है और एक हमारे पास 10 लाख की लिमिट है। हमारे केस में ये जो मैन्युफैक्चरर है वो आंध्र प्रदेश का है। तो जरा सोच के बताओ कि आंध्र प्रदेश में हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 40 का है कि 20 का है कि 10 का है। तब तो अपन डिसाइड कर पाएंगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। बताइए, 40, 20, 10। सर हमारे लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है, आंध्र प्रदेश एक स्पेसिफाइड स्टेट में आता है और इस स्पेसिफाइड स्टेट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, वो फिक्स किया हुआ है 20 लाख रुपीस का। अब क्वेश्चन पढ़िए कि आपका 20 लाख कब एक्सीड हुआ है। आपका 20 लाख का थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ है 28 नवंबर 19 को। 28 नवंबर 19 को आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ है। अब यहां से अगर 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वो वाला दिन हो जाएगा, और 30 डेज के बाद किया है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। आपने अप्लाई कर दिया है 5 दिसंबर 19 को, नहीं आपने अच्छा अप्लाई किया है 28/11 को, 1/11 को एक्सीड हुआ था, माय मिस्टेक। आपका ये 1/11 को एक्सीड हुआ था और आपने अप्लाई कर दिया था, आपने अप्लाई कर दिया था 28/11/19 को और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया था 5 दिसंबर 19 को। तो हमारे केस में हमने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो डीम्ड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, वो हो जाएगी आपके लिए 1 11/19। अब ध्यान से इसमें आपको क्या क्या लिखना है, उसने बोला है कि रिलेवेंट प्रोविजंस बताओ। तो सबसे पहले आप प्रोविजन बताओगे सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड का, कि थ्रेशोल्ड कितनी है, थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपीस की है। फिर आप सेक्शन 25 में जो आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है
उसका जिक्र करोगे, फिर आप फैक्ट्स बताओगे और फिर आप कंक्लूजन दोगे कि आपके लिए जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1/11/19 है। मैनर हमेशा ध्यान रखना, पहले प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखने हैं और फिर कंक्लूजन लिखना है। एक्सप्लेन द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर, कर लोगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। सर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सप्लाईज मेड टू डिस्टिंक्ट पर्सन इंटरस्टेट, ये सारी चीजें आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, आईजीएसटी, ये सब इंक्लूड नहीं होता है। एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज चार्जेबल टू टैक्स एट आरसीएम, ये इंक्लूड नहीं होती है। डेफिनेशन है, कर लोगे आराम से, मुझे पता है आप लोगों को भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और ये मैं आप पे छोड़ता हूं, फटाफट से मुझे करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर इट, ज्यादा दे दिए, 3 मिनट्स फॉर इट। घड़ी देख के 3 मिनट दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताइए, क्या इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है इनको। हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्योर ऑयल्स दिल्ली स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल्स एंड हाई स्पीड डीजल्स, ओके, मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, ओके। द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय इट फॉर द सेड मंथ। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल्स दिल्ली में 2 लाख रुपए, हाई स्पीड डीजल 4 लाख रुपए, supplies made through Fortis lubricant and agent of Pure Oils in Delhi 375, supply made by Pure Oil from his branch located in Punjab 1,80,000, okay. Determine whether the Pure Oils is liable for registration. Will your answer change if Pure Oil supplies the machine of oil amounting to rupees 2,50,000 from its branch located in Manipur in addition to the above mentioned supply? तो पहले मैं ए पार्ट की बात करता हूं। इनका अगर ऑफिस, ब्रांच, शॉप जो कह लो, पहले के हिसाब से इनके पास एक दिल्ली में और एक पंजाब में, 2 जगह पर इनका काम है जहां से ये ऑपरेट करते हैं।
पहले वाले केस में इन्होंने मशीन ऑयल सप्लाई किया है 2 लाख रुपए का, मशीन ऑयल सप्लाई किया है 2 लाख रुपए का, यह जीएसटी में कवर होता है। हाई स्पीड डीजल इन्होंने सप्लाई किया है दिल्ली में, ये जो है ये हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। लेकिन सर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसे जीएसटी में कर रखा गया है कि नहीं रखा गया है। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर जीएसटी किस डेट से लगेगा अभी ये नहीं बताया गया है। तो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट हाई स्पीड डीजल भी होता है। जब आप लाइन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है पेट्रोल मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल। तो हाई स्पीड डीजल क्या है, एक तरीके का नॉन टैक्सेबल गुड है जीएसटी के अंदर। लेकिन जब आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें बोलता है कि वो सप्लाईज जिन्हें जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है नोटिफिकेशन इशू करके, वो सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती हैं, वो सप्लाईज जो आपकी नॉन टैक्सेबल हैं, इन्हें भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट बनाते हैं, राइट। तो आपका जो हाई स्पीड डीजल है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट है और एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। 4 लाख रुपए ये आएगा, राइट। इसके बाद आपने फोर्टिस ल्यूब्रिकेंट एन एजेंट ऑफ प्योर ऑयल इन दिल्ली आपने ये सप्लाई करवाई है तो आप ही की सप्लाई, ठीक है। सप्लाई थ्रू एजेंट, सप्लाई थ्रू एजेंट 375, राइट। इसके बाद सप्लाई मेड बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब, ऑल इंडिया बेसिस पे लेते हैं तो जो पंजाब से आपने सप्लाई करी है उसे भी ले लेंगे 1,80,000। टोटल करिए 2 4 6 6 3 9 9 1 10 11,55,000 रुपए का टर्नओवर आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है 11,55,000 रुपए। थ्रेशोल्ड कितनी है, थ्रेशोल्ड कितनी है सर, हमारे लिए जो थ्रेशोल्ड है वो है 40 लाख की, थ्रेशोल्ड जो है वो है 40 लाख की। तो क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड 40 लाख एक्सीड नहीं कर रही है इसलिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कि अगर आपने मणिपुर से 2,50,000 रुपए की सप्लाई कर दी, अगर आपने मणिपुर से 2,50,000 रुपए की और सप्लाई कर दी, इन एडिशन बोल रहा था, आपने मणिपुर से 250 की और सप्लाई कर दी, यानी कि टोटल सप्लाई आपकी हो जाएगी 14,05,000 रुपए की। अब मणिपुर जो है वो एक नोटिफाइड स्टेट है और वहां बोलता है कि भाई साहब अगर आपका टर्नओवर 10 लाख एक्सीड कर जाए तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मणिपुर अगर इन्वॉल्व हो गया तो आपके लिए थ्रेशोल्ड कितनी होगी, तो आपके लिए थ्रेशोल्ड चलेगी 10 लाख रुपीस वाली, लोअर वाली, अपर वाली नहीं चलेगी। अगर नोटिफाइड स्टेट इंक्लूड हो गया तो थ्रेशोल्ड हमेशा लोअर वाली लगेगी, 10 लाख वाली। थ्रेशोल्ड है 10 लाख वाली। अब क्योंकि आपका टर्नओवर 14,05,000 रुपए है, अब आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अब आप लायबल टू बी रजिस्टर हैं। कहां कहां रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा सर, हर जगह पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा। हम दिल्ली पे भी रजिस्ट्रेशन लेंगे, हम पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन लेंगे और हम मणिपुर में भी रजिस्ट्रेशन लेंगे। बात समझ में आया। रजिस्ट्रेशन आपको हर उस स्टेट में लेना पड़ेगा जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। तो आप दिल्ली से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, पंजाब से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और मणिपुर से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तीनों स्टेट्स के अंदर बच्चे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बस जो इंपॉर्टेंट बात आई है वो ये कि जब कभी भी नोटिफाइड स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है बाकी स्टेट्स के साथ, नोटिफाइड स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है आपके बाकी स्टेट्स के साथ, तो हमेशा थ्रेशोल्ड अपर लिमिट वाला नहीं लगता है मेरे बच्चे, हमेशा थ्रेशोल्ड लोअर लिमिट वाला एप्लीकेबल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है सर, जब हम एप्लीकेशन दे देते हैं। हम एप्लीकेशन कब देते हैं सर, जब रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उसका बिजनेस जो होता है वो सक्सीड हो जाता है, अमलगमेट हो जाता है, मर्जर हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इन केसेस में आप क्या करते हो, इन केसेस में आप खुद एप्लीकेशन देते हो, या फिर जब आप खुद लायबल नहीं रहते हो सेक्शन 22 और 24 में, तब भी आप एप्लीकेशन देके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की। सर वो कब कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं करी, आप नॉर्मल स्कीम में हो और आपने 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं करी, आपने वायलेशन किया है जीएसटी के एक्ट का, आपने जीएसटी का रेट कम होने पे उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया है, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था लेकिन आपने 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आपने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सपरेशन करके रजिस्ट्रेशन सीख किया था, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ये सारी बातें आपको यहां पर लिखनी है। Explain the order in which liability of a taxable person has to be discharged under the GST law। ये क्वेश्चन गलती से रजिस्ट्रेशन में आ गया है। ये क्वेश्चन पेमेंट ऑफ टैक्स का है। जब पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो ये पॉइंट अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद आपको बताना है स्टेट विद द ब्रीफ रीजन वेदर फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ और नॉट। मिस्टर राघव हैं, एंगेज्ड हैं होलसेल कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन में इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज ₹9 लाख विच कंसिस्ट ऑफ ₹8 लाख ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड ₹1 लाख एज इंटर स्टेट सप्लाई। बताओ भाई, बताओ सर। बताया था आप लोग को सेक्शन नंबर 24 का पहला पॉइंट कहता है, सेक्शन नंबर 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट कहता है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये राघव भैया क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इसके चलते ये सेक्शन नंबर 24 में कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एस.एन. गुप्ता जी हैं, राजस्थान के, एंगेज्ड हैं ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स में ऑन हिज ओन अकाउंट एंड ऑल्सो ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर ऋषि ऑफ दिल्ली। हिज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 32 लाख ऑन हिज ओन अकाउंट एंड ₹9 लाख ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। बोथ टर्नओवर्स आर इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सर जब एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप अपने अकाउंट पे जो सप्लाई करोगे वो तो अपन लेंगे ही लेंगे, प्लस अगर आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो एज एन एजेंट और अदरवाइज आपने जो सप्लाई करी है हम उसे भी ले लेंगे। आपने अपने अकाउंट में 32 लाख रुपए की सेल करी है और एज अ एजेंट 9 लाख रुपए की सेल करी है, जिससे आपका टर्नओवर 41 लाख रुपीस का हो गया है। अब क्योंकि आपका टर्नओवर 41 लाख हो गया है, थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर चुका है, तो सेक्शन नंबर 22 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दोनों ही पॉइंट में आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है। पहले वाले पॉइंट में सेक्शन नंबर 24 में और दूसरे वाले पॉइंट में सेक्शन नंबर 22 में, क्योंकि आपने 40 लाख का थ्रेशोल्ड एक्सीड कर दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्संस अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सीटीपी कौन होता है, डिफाइन कर दीजिएगा, डेफिनेशन आपको पढ़ाई हुई है। कैन सीटीपी ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अभी आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं बता देता हूं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, उसे हमेशा नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर होना पड़ता है। When is the casual person is liable to get registered? Sir, 5 days prior to commencing the business. 5 days prior to commencing the business आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। What is the validity period for the registration? Sir, normally 90 days के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है मैक्सिमम। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ सर, एक्सटेंशन भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही आपको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, examine the liability of compulsory registration under section 24 of the CGST Act in each of the following cases. Meenu is a supplier in Maharashtra, okay, is engaged in the supply of potatoes within the Maharashtra and also outside the Maharashtra whose turnover exceeds the threshold limit under the GST law. बताओ भाई, 14 का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? सेक्शन 14(1) मीनू जो है वो विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट दोनों जगह पर अपने पोटैटोज को सेल करती हैं। साथ के साथ इनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख को एक्सीड भी कर चुका है। बताओ बच्चों, क्या मीनू को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है? कौन करेगा आंसर इसका? सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 23 में एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे जो आप सप्लाई करते हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पोटैटो क्या है सर? पोटैटो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है
और पोटैटो के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हैं साथ के साथ, आप ये मान लो। पहली बात कि मीनू क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है। वो क्या बना के बेच रही हैं सर, वो पोटैटो प्रोड्यूस करती हैं, ग्रो करती हैं और उसे सप्लाई करती हैं। सेक्शन नंबर 23 ने बोला हुआ है कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर आप होली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। मीनू पोटैटो के अलावा और कुछ सप्लाई करती ही नहीं है। तो अब ऐसा हो सकता है कि मीनू खुद एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो अगर वो खुद इसे प्रोड्यूस करती हैं तो भी 23 उन्हें प्रोटेक्ट करता है। मैं कहता हूं खुद प्रोड्यूस नहीं भी करती हैं तो भी पोटैटो जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। जो फूड आइटम्स हैं, जो ग्रो किए जाते हैं, जो प्रोड्यूस करे जाते हैं, जो एग्रीकल्चर से निकाले जाते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने फुल्ली एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा कि मीनू को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीनू ऑयल्स गुजरात इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल, और जो टोटल टर्नओवर है मशीन ऑयल से वो 30 लाख का है और पेट्रोल से इनका जो टर्नओवर है वो 15 लाख रुपीस का है। तो सर इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितने का हो गया, 45 लाख का हो गया। सर 45 लाख कैसे हो गया, पेट्रोल जो है वो नॉन टैक्सेबल गुड है और ये नॉन टैक्सेबल गुड एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होता है और एग्जेम्प्ट सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो दूसरे वाले केस में आपका टर्नओवर जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो एज पर सेक्शन नंबर 22 आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसका आंसर कैसे करोगे, इसका आंसर करने के लिए पहले आप बताओगे बाबू कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, फिर आप बताओगे कि ये कौन है, जीनू भैया। जीनू भैया का एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ रहा है, और ये निकालने के बाद आप कंक्लूजन दोगे कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 40 लाख थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है, यानी कि इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, जोला प्रोवाइड्स द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस रिगार्डिंग annual maintenance contract AMC of air conditioner and all electronic items in Khotu Limited. Jola provides continuous supply of service regarding the AMC of AC and all electronic items in Khotu Limited. Okay, he provides the following details regarding the same. They made a contract for the AMC. As mentioned in the contract, AMC will start on 1st October 18 and AMC is valid for a year. AMC ends on 30th September 19. Jola receives the payment for the AMC on 31st October 19. Explain the time of issue of invoice in the continuous supply of service as per the provisions of the CGST Act and accordingly determine the time of issue of invoice in the following different circumstances. As mentioned in the contract, Khotu Limited have to make a payment on 5th 11/2019. If terms of payment is not mentioned in the AMC and also not agreed by both the parties. चलो भाई, है तो टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को अपन ने या इस प्रोविजन को अपन ने जब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ाया जा रहा था तो कवर किया था। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में जब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस थी तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि ड्यू डेट पेमेंट की फिक्स्ड है कि नहीं, ड्यू डेट पेमेंट की फिक्स्ड है कि नहीं। दूसरा, ये जो पेमेंट है किसी इवेंट से लिंक्ड है, या फिर जो ड्यू डेट है वो फिक्स ही नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या था, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या था सर, जब पेमेंट की डेट फिक्स थी, जब पेमेंट की डेट फिक्स थी तो आपने हमें बताया था कि भले पेमेंट फिक्स्ड डेट पे मिले ना मिले, ये सप्लायर का ऑब्लिगेशन है कि वो उस दिन को क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। और अगर पेमेंट को इवेंट के साथ लिंक किया हुआ है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है कंप्लीशन ऑफ इवेंट। और अगर कोई पेमेंट की डेट फिक्स नहीं है और पेमेंट को किसी इवेंट के साथ भी लिंक नहीं किया हुआ है तो जब पेमेंट मिलेगी तब इनवॉइस इशू करनी है।
अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि हमारे पास कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इसमें इसने बताया कि भाई एक बंदा है जोला भैया, ये जोला भैया खोटू लिमिटेड को क्या कर रहे हैं सर, ये खोटू लिमिटेड को एएमसी दे रहे हैं। इनका एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 ईयर का। ये कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है 1 अक्टूबर 18 को और ये चलेगा 31 अक्टूबर 19 तक। 1 अक्टूबर 18 को हुआ है और ये 30 सितंबर 19 तक चलेगा। आपको बताना है कि इस कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की ड्यू डेट क्या है। पहला सवाल है कि सर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था कि पेमेंट कब करी जाएगी, 5/11/19 को करी जाएगी। एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, खोटू लिमिटेड हैव टू मेक द पेमेंट ऑन 5 नवंबर 19, यानी कि ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट हैज बीन फिक्स्ड। ए वाले केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड और ये ड्यू डेट हमने कौन सी फिक्स करी है, ये ड्यू डेट हमने फिक्स करी है 5 नवंबर 19। और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स्ड है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी सर, जोला भैया को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा 5/11/19 को, राइट। बी वाले पॉइंट में कहता है कि सर टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है वो मेंशन ही नहीं था एएमसी में, ना खोटू ने इसकी बात करी ना जोला ने इसकी बात करी। उनको विश्वास था भाई जब मर्जी पेमेंट कर देना, पेमेंट की डेट फिक्स नहीं करी। ऑल्सो नॉट एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। अब यहां पर बता रहा था कि पेमेंट किस दिन करी है, एएमसी एंड हुई थी 30 सितंबर 19 को, जोला को पेमेंट रिसीव हुआ था 31 अक्टूबर 19 को, राइट। इसको पेमेंट रिसीव हुआ था 31 अक्टूबर 19 को, बी पॉइंट। पेमेंट रिसीव हुआ है 30 अक्टूबर 19 को, राइट। तो इस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, इस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा 30 अक्टूबर 19। और पहले वाले केस में भी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में भी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 30 अक्टूबर 19 हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट जो है वो हमें रिसीव्ड हो गई है 30 अक्टूबर 19 को। तो जोला वेट नहीं करेगा कि जब 5 नवंबर आएगी मैं तभी आपको इनवॉइस दूंगा। बात समझ में आया। ड्यू डेट 5 नवंबर फिक्स थी, ड्यू डेट 5 नवंबर फिक्स थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जोला ने पेमेंट कब कर दिया, जोला को पेमेंट कब मिल गया, 30 अक्टूबर को जोला को पेमेंट मिल गया। तो अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल गया तो जब पेमेंट मिला तब इनवॉइस इशू करना, राइट। और अगर तूने कोई ड्यू डेट फिक्स ही नहीं करी है, तो जब तेरे को पेमेंट मिलेगी तभी तू इनवॉइस इशू करेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ। एज पर सेक्शन 31 आपके लिए ड्यू डेट के प्रोविजंस मैंने ये लिखे, लेकिन जब आपको पेमेंट पहले ही मिल गई है तो आप 5 नवंबर तक का वेट थोड़ा ना करोगे इनवॉइस इशू करने के लिए। आप इनवॉइस को 30 अक्टूबर 19 को इशू कर दोगे जब आपको पेमेंट रिसीव होगा तब। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 16, determine with brief reasons whether the following statements are true or false. Registration under the CGST Act can be cancelled by the PO if the voluntary registered person has not commenced the business within 3 months from the date of registration. बताओ 3 है कि 6 है? सर ये 3 नहीं है, ये 6 मंथ है, यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। रीजन दे देना। रीजन है कि 6 महीने के अंदर अगर बिजनेस कमेंस नहीं किया तो ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। एक बार चेक कर लो, भले तो चाहो तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये देखिए 6 महीना, राइट। तो 3 महीने का टाइम नहीं है, 6 महीने का टाइम है। अगर वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन 6 महीने के अंदर बिजनेस कमेंस नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। State the person who are not liable for registration as per the provisions of section 23 of the Central GST Act। अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। सर अगर आप होली एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, या आप सिर्फ ऐसी सप्लाई करते हो जो आरसीएम में कवर्ड है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो सेक्शन 23 में 3 लोग आते हैं, राइट। इसके बाद आलन एनआरटीपी है, ये कर लोगे अपने आप, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, ईजी है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
देयर इज अ डेयरी फार्म selling the milk and the milk products in Delhi. The turnover of his dairy farm is as below. मिल्क सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जेम्प्टेड है 3990 पे, बटर सप्लाई कर रहा है जो कि टैक्सेबल है ₹50,000 में. व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी अंडर द जीएसटी फॉर द अबव मेंशन्ड पर्सन एज्यूमिंग ही हैज सेम पैन. बताइए भाई, ये दो अलग अलग बिजनेसेस चला रहा है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि दो अलग अलग काम कर रहा है. एक जगह पे वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहा है और एक जगह पे वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है. तो सर जब टर्नओवर निकालते हैं तो एक बंदे के एक पैन पे पूरे इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सबका टर्नओवर प्लस कर देते हैं, यानी कि एग्जेम्प्टेड वाला भी आता है और टैक्सेबल वाला भी आता है. सर दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका टर्नओवर जो है वो 40,40,000 बन जाएगा. एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कहता है कि सर टैक्सेबल सप्लाई भी लेंगे, एग्जेम्प्ट वाली भी लेंगे, एक्सपोर्ट वाली भी लेंगे और वो भी लेंगे जो तुमने डिस्टिंक्ट पर्सन को करी है इंटरस्टेट, राइट. तो यहां पर तुम्हारा जो टर्नओवर है वो 40,40,000 रुपए निकल रहा है, यानी कि तुम थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहे हो. तो एज पर सेक्शन नंबर 22 तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 20. अमित एक टैक्सेबल पर्सन है, ऑपरेट कर रहा है तमिलनाडु से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से विद द सेम पैन. कैन ही ऑपरेट विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल. बताओ भाई, क्या एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा? ये वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन ले ले तो क्या ये तमिलनाडु और पंजाब में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं रहेगा? सर जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट बेस्ड है, एक रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को तो आपको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पे आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, राइट. तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेने से अकेले काम चल जाएगा. आपको हर जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तमिलनाडु पे भी, पंजाब में भी और वेस्ट बंगाल में भी. Can a person get himself voluntary register even though he may not be liable to pay GST? Yes sir, ये ऑप्शन अवेलेबल है. सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ये ऑप्शन देता है पर्सन को कि वो चाहे तो वो वॉलंटरी रजिस्टर कर सकता है, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उसी दिन से उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. अगला क्वेश्चन आता है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ विकास एंटरप्राइजेस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र engaged in taxable supply of services has exceeded 20 lakh on 25th Jan. It submits the application of registration on 15th Feb. 25 तारीख को थ्रेशोल्ड एक्सीड हुई, 15 तारीख को अप्लाई कर दिया, मतलब विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया. तो सर ये डीम्ड रजिस्टर माना जाएगा 25th ऑफ जैन से. क्वेश्चन नंबर 23. डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केस. कर लोगे. लिस्ट द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर. तो बेसिकली आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बतानी है, कर लोगे. फिर से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कर लोगे. ब्रिंग आउट द सेलिएंट पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस लेविएबल ऑन द लेट फाइलिंग ऑफ द जीएसटी रिटर्न. बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन यहां पर आ गया है, इस क्वेश्चन को अपन रिटर्न्स वाले चैप्टर में डील कर लेंगे. इसी के साथ सर आपके चैप्टर की आखिरी सांसें खत्म हुई, ये चैप्टर हो गया है पूरी तरीके से समाप्त. बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.